देखिए, जब मैंने रवीश कुमार का पोस्ट देखा तो मुझे लगा कि इसको जो स्टोरी है ना कवर करना चाहिए। देखो, पहले ध्यान रखिए, सरकार से आप सवाल नहीं पूछते तो यही होता है। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने 5% कम किया। हाल के दिनों में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कई हजारों करोड़ों के जो पैकेजेस दिए हैं वो आपसे छिपे नहीं हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक भी रुपया कम नहीं किया, टैक्स कम नहीं किया। सरकार की मेहरबानी इन कॉर्पोरेट्स पर इतनी ज़्यादा हो गई है दोस्त, कि पहले सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा कमाई होती थी, लेकिन पिछले 12 साल में अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो सरकार की कॉर्पोरेट टैक्स से कमाई नहीं हो रही है, जबकि इनकम टैक्स की तुलना में कॉर्पोरेट टैक्स से जो आय होती है सरकार को वो खत्म कर दी, लगभग कम हो गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के बाद इन कॉर्पोरेट्स ने कितना फायदा अपने कर्मचारी को दिया है, इसका भी आकलन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है डाटा के साथ। देखो, अभी आपने एक चीज को महसूस किया होगा कि कोविड के वक्त हमने ये देखा कि कैसे इन प्राइवेट कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम किया। अगर 1000 दे रहे थे तो 700 रुपये दिए, और बहुतों को तो नौकरी से निकाल दिया। अब आप देखिए, नौकरी से निकाल दिया, पैसा आपका बचा, कंपनी के प्रॉफिट अकाउंट में ये पैसा रिफ्लेक्ट होने लगा, तो शेयर मार्केट को लगा कि भैया ये तो कुछ अच्छा ही हो रहा है मार्केट के अंदर, यानी कंपनी की हालत सुधर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। उछाल मारना शुरू कर दिया प्रॉफिट, यही लोग आपके लिए विकास बन गया, यही चीज़ विकास बन गई। इंडिया में कंपनी की हालत सुधर रही है, ऐसा नहीं है। देखो, हालत कंपनी की तब सुधरी है जब उसने अपने कर्मचारियों की हालत पतली कर दी है। समझ में आया? अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमीर कैसा होता जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। पिछली बार पनामा पेपर्स में कई लोगों के नाम सामने आए थे, अमिताभ बच्चन साहब भी थे, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। इस बार पेंडोरा पेपर्स के तहत कई लोगों के नाम सामने आए हैं और आगे भी आएंगे, और इस बार भी कुछ नहीं होगा। 29,000 कागजी कंपनियां बनी हैं जिसके जरिए अमीर अपने टैक्स को बचाते हैं। जब एक कॉरपोरेट अमीर हो जाते हैं तो राजनीतिक दल को चंदा देना शुरू करते हैं। जनता चंदा देने वालों का नाम नहीं जान सके, इसके लिए सरकार ने संसद में कानून बना दिया है। इस तरह से बीजेपी के फंड में 3000 करोड़ से ज्यादा का चंदा आया है। कांग्रेस के पास भी पहुंचता है, सपा के पास भी पहुंचता है, बसपा के पास पहुंचता है, रीजनल पार्टीज के पास पहुंचता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा लाभ जो होता है वो सत्ता में रहने वाली सरकार के पास होता है। आखिर एनालिसिस क्या है इंडियन एक्सप्रेस में, समझ लीजिए। पेंडोरा पेपर्स में 11.9 मिलियन यानी कि 1.19 करोड़ फाइल के इस लीक में पनामा, दुबई, मोनाको, स्विट्जरलैंड और कैमन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन माने जाने वाले स्थानों पर ट्रस्ट और कंपनियां बनाने के दस्तावेज हैं। इसमें दुनिया के 35 राजनेताओं के नाम का जिक्र है, जिसमें मौजूदा दौर में सत्ता पर काबिज और पूर्व सत्तासीन नेता भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उद्योगपति भी हैं और कई अन्य हस्तियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। देखो, हालांकि आप एक बात समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों का नाम लिया गया है उन्होंने सब गलत काम किए हों, लेकिन टैक्स ना दे करके उस पैसे को बचाए रखना और ना दिखाना ये गलत काम है। समझिए, ब्लैक मनी क्या है कि आपने जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिया वो ब्लैक मनी है। भारतीय नजरिए से देखें तो भारत के भी कई उद्योगपति और अन्य हस्तियों के नाम है बड़ प्रमुख। एक तो इंसानों को भगवान बनाने की जो आदत है ना, उसमें सचिन तेंदुलकर भी हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ठीक है। इनका नाम भी पेंडोरा पेपर्स में सामने निकल के आया है। कौन कौन है देखिए, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं। 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें से सचिन तेंदुलकर भी हैं। खेल जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है, सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। फिलहाल वे आईपीएल के मुंबई इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हालत क्या है मुझे पता नहीं आईपीएल में, अगर आप देखते हो मुझे बताइएगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन पेपर्स में सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, ससुर आनंद मेहता का भी नाम इसमें शामिल है। ये आपके भगवान है, आपके भगवान का नाम पेंडोरा पेपर्स में है। अनिल अंबानी, देश के मशहूर उद्योगपति, रिलायंस, इनके भाई ज़्यादा फेमस हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी। अब इनका नाम पनामा पेपर्स में है। इंडियन एक्सप्रेस में अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधियों की जर्सी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और साइप्रस में 18 ऑफशोर कंपनियां हैं। यह सभी कंपनियां 2007 से 2010 के बीच बनी हैं। इनमें से 7 कंपनियों ने कर्ज लिया है और $1.3 बिलियन कन्वर्ट करूं तो 9,648 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पेंडोरा पेपर्स में 300 भारतीयों के नाम दर्ज हैं,
कम से कम 60 प्रमुख हस्तियां हैं और कंपनी के ऑफ शोर होल्डिंग्स की अभी जांच की जा रही है। आने वाले समय में बहुत सारे खुलासे होंगे, कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी मुझे पूरा यकीन है कि इन बड़े लोगों पे तो बिल्कुल नहीं होगी। अधिक नामों की खुलासा होने की उम्मीद है, अभी देखते हैं कि क्या निकल के आने वाला है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि जब हम सरकार से ना सवाल नहीं पूछते हैं तो एक समस्या हमारे सामने खड़ी क्या होती है दोस्त, वो ये है कि सरकार मनमौजी करती है। अब अपनी बुद्धि लगाइए और सोचना शुरू कीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने कम किया कोई बात नहीं। आपने पेट्रोल पे पैसा, आपने एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदते, 90 रुपये लीटर हम डीजल खरीद रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आंकड़े के साथ आपको बताता हूँ, तो लेकिन सरकार उन पैसों का कहाँ कैसे इस्तेमाल करती है इसका अंदाजा आपको है। देखो यहां पर नियत का सवाल आ जाता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कच्चा तेल है उसकी कीमत के अनुसार भारत में क्या पेट्रोल के दाम होंगे वो डिसाइड होते हैं। दाम ज्यादा कच्चे तेल के तो भारत में ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अभी क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम है, लेकिन अब भी आप 100 रुपये लीटर से ज्यादा का पेट्रोल खरीद रहे हैं। इतना तो पैसा कभी हमने कांग्रेस की सत्ता में भी नहीं दिया था दोस्त। चलिए मैं आपको आंकड़ा देता हूं। 2015 में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी, कच्चे तेल की कीमत $111 प्रति बैरल थी। उस समय पेट्रोल हमें 70 रुपये लीटर मिल रहा था दोस्त। 2020 में कितनी हो गई? $23 प्रति बैरल हो गई, 70 रुपये लीटर हो गई, 102 रुपये। क्योंकि सरकार एक्साइज और वैट को उस हिसाब से बढ़ाती है और इस पैसे को मेंटेन रखती है। 2015 से सरकार को पेट्रोल से मिलने वाला जो रेवेन्यू है उसका आंकड़ा मैं दूं तो 72,000 करोड़ था, और 2021 में अगर आप देखेंगे यही 72,000 करोड़ से बढ़कर के पेट्रोल से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो 3 लाख करोड़ का हो गया है। अब सरकार कहती है कि हमने ऑयल बॉन्ड जो है ना उसकी भरपाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे मैंने एक्सपोजिव वीडियो बनाया है। ये बात अधूरी है और अर्ध सत्य है, आप जाके देख सकते हैं। देखो आपको पहले पता होना चाहिए जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है हम लोगों को, महंगाई नहीं बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, उसकी कीमत थोड़ी सी कम भी हुई है तो वहाँ पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तब तक महंगाई का असर होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो डीजल पर चलने वाली गाड़ी से ही ट्रांसपोर्टेशन जो है सब डीजल पड़ता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, ढुलाई है डीजल पड़ता है तभी तो आगे बढ़ती है। तो महंगाई का असर हमें आपको दिखाई देता है, और महंगाई हमें तब ज़्यादा दिखाई देती है जब डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। देखो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से ना हम भारतीय लोगों को फ़ायदा है। चलो ठीक है दोस्त, फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा है? देखो वैश्विक संकट अभी अब आया हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम कर्ज लेंगे। अब कर्ज देने वाला व्यक्ति अपनी शर्त रखेगा, ठीक है हम आपको रुपए दे देंगे, इतना आपको इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन साथ ही हमारी कंपनी को अपने भारत में आपको एंटर करानी होगी। कानूनी गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से व्यापार होगा तो आपको कुछ नहीं कहना है। तो आपकी भारत की जो संप्रभुता है वो खतरे में आ जाती है। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएं, ठीक है हमारा भारत सशक्त हो रहा है और फ़ायदा भी है इसमें, हमें क्या समस्या है इसमें, देश की संप्रभुता बढ़ती जा रही है, क्या समस्या है। लेकिन वैश्विक संकट आने पर भारत दबाव में नहीं आएगा। जब सरकार मजबूत होगी तो दबाव नहीं आएगा, देश की संप्रभुता की रक्षा होगी और पब्लिक अपने पर्यावरण को बचाना शुरू करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पास जाएगी, अल्टरनेट तलाशेगी, पब्लिक मेट्रो में जाएगी, ई व्हीकल को लेगी, और जिससे CO2 का इमिशन कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ी सी बुद्धि अगर आप लगाएंगे, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये सरकार ने पैसा बढ़ाया, पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने पैसा बढ़ा भी लिया, आपने उसको अपने अकाउंट में ले भी लिया, और आपने दूसरे सेक्टर में आप जो खर्च कर रहे हैं उसको आपने कटौती भी कर दी उसमें आपने। ये क्या सेंस बनता है इस बात का? देखिए मनरेगा में सरकार ने 34% की कटौती की है, बजट की 34% बजट की कटौती की है। प्रधानमंत्री किसान योजना में 10 करोड़ रुपए का जो बजट था उसको कम किया है। अरे तेल की कमाई से सरकार न्यू इन्वेस्टमेंट करे वो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आप तो जो पिछला इन्वेस्टमेंट आपने किया उसको कम कर दिया। क्यों कम कर दिया भाई? आप नया इन्वेस्टमेंट करो ना इससे, आप क्यों नहीं करते हो? समझाइए मुझे इस बात को। भैया सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि तेल से कमाई को न्यू इन्वेस्टमेंट में करें, ना कि खपत को पोषित करें वो अपनी। आप सवाल नहीं पूछते हो ना। देखो अभी PM केयर फंड बनाया, बोले कोविड में हम गरीब हो गए, पैसा ही नहीं है, भाई जमा करो, शुरू कर दिया।
सरकारी फंड था नहीं, प्राइवेट फंड है, और घोटाले इसमें निकल के सामने आते रहते हैं, हुए भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुए। अब एक बात मुझे बताइए कि अब खरबों रुपए आपके इस अकाउंट के अंदर आ गया, आपको पेट्रोल से पैसा, डीजल से पैसा सबको मिल गया, पीएम केयर फंड्स का पैसा आपको मिल गया, और आपने स्टेट की सेंट्रल एम्प्लॉयज के आपने पैसे भी काटने शुरू कर दिए। 70-70, 80-80% आप पैसा दे रहे हो, 20% आपने पैसा काट दिया, 30% पैसा आप लोगों ने काट दिया। अरे पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया भाई? इतने कंगाल हो गए और आपने एम्प्लॉय से पैसे काटने शुरू कर दिए। 80% आप पैसा दे रहे हो, 20% आपने काटना शुरू कर दिया। अरे भाई कहां कैसे क्या इस्तेमाल कर रहे हो भैया? बजट कम करते चले जा रहे हो, पैसे अकाउंट भरते चले जा रहे हो और रैली अभी शानदार करते जा रहे हो। सरकार से सवाल पूछोगे ना, सरकार से सवाल पूछो, समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के दोस्त यही सारी बातें हैं। मुझे वो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, एक सिंपल से कैजुअल वे में आके बात आपसे मुझे करनी थी तो मैंने कर दी। आप शेयर करो या मत करो,